नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। कुंडली विवेचना की इस श्रृंखला में आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्री नीलकंठ वर्णी संत स्वामी नारायण जी का चार्ट, और इनके चार्ट से हम वो महत्वपूर्ण योग निकालने का सीखने का प्रयास करेंगे कि कैसे नीलकंठ वर्णी या भगवान श्री स्वामी नारायण पूरे भारत में कहीं या पूरे विश्व में इतने विश्वविख्यात हो गए, जो आज भी एक बहुत बड़ी योग की और जीवन जीने की जो एक नई तरीका जो स्वामी नारायण संप्रदाय के माध्यम से अलग अलग विश्व के हिस्सों में अक्षरधाम, चाहे टेम्पल हो और चाहे स्वामी नारायण आश्रम हो, स्वामी नारायण गुरुकुल हो, तो वो नींव रखी गई कहीं ना कहीं, वो विचारधारा नीलकंठ वर्णी। तो उनके चार्ट में क्या ऐसे योग थे जिन्होंने हमारे कुंडलिनी जागरण विषय या कहें अष्टांग योग साधना, उसके बल पर 18वीं शताब्दी में ही एक बहुत बड़ी लौ जला दी थी, और वो लौ आज एक बहुत बड़ा ज्वाला बन चुकी है, जो ज्वाला पूरे विश्व को प्रकाशित कर रही है। तो आइए समझते हैं कुंडली श्री नीलकंठ वर्णी संत स्वामी नारायण जी की। तो ये तो आप जानते हैं, जो भी ज्योतिष के बेसिक सूत्र स्टडी कर रहे हैं पिछले कुछ समय से हमारे चैनल के साथ जुड़कर, जब भी कोई चार्ट देखा जाएगा तो मुख्य रूप से चार्ट में सबसे पहले क्या देखना है अपने को। सबसे पहले हम देखते हैं लग्न, लग्नेश और चंद्र, चंद्रेश की स्थिति। कोई भी चार्ट आप देखें तो लग्न कौन सा मिला है, लग्नेश कहां बैठा हुआ है, चंद्र कौन सी राशि में है, और चंद्रमा का डिपॉजिटर कहां बैठा हुआ है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो नीलकंठ वर्णी जो मुख्य रूप से कहते हैं हम साधना के लिए जाने जाते हैं, बचपन से ही, बाल्यकाल से ही, जब बालक थे उनके बाल्यकाल का नाम घनश्याम था, तभी से ही बहुत ज्यादा हर विषय को बहुत गंभीरता से देखना। यानी बच्चों के खेलों में भी अगर आप इनकी आत्मकथा या कह सकते हैं उनके जीवनी से संबंधित कुछ विषय टटोलेंगे, वहां आपको ये समझ में आएगा कि जब एक मछली वाले को उन्होंने मछली पकड़ते देखा तो ही उनके मन में बहुत द्रवित हो गए, बहुत ज्यादा, और कहते हैं कि वो मछलियां, उनके अश्रु जब पात हुआ तो मछलियां जीवित होकर पुनः जल में चली गई। और संसार में बहुत माने बहुत कम आयु में ही ये अष्टम भाव को बहुत गंभीरता से समझने लगे थे। जल्दी ही अपना भवन त्याग दिया, एकांतवास सबसे ज्यादा प्रिय था, और उसी एकांत में जाने के कारण इनको वो कठिन सिद्धियां प्राप्त हुई। कहते हैं कि बद्रिकाश्रम में जब ठंड का, यानी जब द्वार बंद होते हैं उन दिनों पर भी नीलकंठ वर्णी बद्रिकाश्रम से आगे होते हुए कैलाश मानसरोवर की तरफ बढ़े थे। तो कई ऐसी सिद्धियां उनको बाल्यकाल में ही हासिल हो गई थी। इसका मुख्य कारण क्या कह सकते हैं, लग्न कौन सा मिला, 8 नंबर। 8 नंबर लग्न यानी भौचक्र की 8वीं राशि, जो कुंडलिनी जागरण और दूसरा मोक्ष भाव माना जाता है। ठीक हो गया। और मुख्य लग्नेश, 8 नंबर का मुख्य लग्नेश माना जाता है मंगल। कहां बैठे हैं मंगल, दूसरा भाव। दूसरा भाव हम आध्यात्मिक वाणी का रिलेट करके देखते हैं, और वृश्चिक लग्न का एक सेकेंडरी लॉर्ड भी माना जाता है। वृश्चिक लग्न को हम, क्योंकि डिटैचमेंट वाली जो भावनाएं हैं, वैराग्य वाली जो भावनाएं हैं, वो केतु दर्शाते हैं। तो केतु लग्न से 12 होकर बैठे हुए हैं, यानी जन्म स्थान से दूर की बात करना। इसी प्रकार से आपने देखा होगा जब भी आप चार्ट देखते हैं तो नवम भाव भी लंबी यात्राओं की बात करते हैं। तो चंद्रमा श्री नीलकंठ वर्णी भगवान स्वामी नारायण जी का नवम भाव में बैठा है। चंद्रमा यानी हमारा मन कहां से कार्य कर रहा है, नवम भाव। लंबी यात्रा, धर्म भाव, भाग्य भाव, प्रोटेक्टर भाव, इस सारे ही नामों से जाना जाता है, और बहुत ही सुंदर पुष्य नक्षत्र में बैठा हुआ है।
जैसे हम लग्नों में संज्ञा देते हैं, भाई सूर्य राजा है तो उनका जो लग्न है सिंह वो राजा है, इसी प्रकार से नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र को राजा की संज्ञा मिली है। पुष्य नक्षत्र का जो विंशोत्तरी ग्रह है वो तो शनि को मानते हैं, लेकिन पुष्य नक्षत्र का जो वैदिक देवता है वो बृहस्पति को माना जाता है। यानी जो वैदिक देवता है वो लग्न में ही आ गया। और वक्री ग्रह का क्या मतलब होता है वो भी मैंने आपको कई दफा बताया है। जब भी हमारे चार्ट में 1, 2, 3 इस प्रकार से वक्री ग्रह ज्यादा मिलेगा तो व्यक्ति स्वयं से ही ज्ञान को हासिल कर लेता है। यानी व्यक्ति को सिखाने वाले लोग बहुत कम होंगे अगर चार्ट में आपके 2, 3 इस प्रकार से वक्री ग्रह हैं। वक्री को हम किस प्रकार से समझते हैं, यानी बोल्ड एंड अलोन। अगर वक्री को एक लाइन में समझना हो कि वक्री का मतलब क्या, स्पेशल एड ऑन होगा। बोल्डनेस ले आता है वक्री ग्रह, यानी समाज से अलग चलने का बल पैदा करता है। तो उसी को हम बोलते हैं वक्री। यानी जब सारे ग्रह मार्गीय सीधे जाते हुए दिख रहे हैं तो कुछ ग्रह कंपैरेटिवली उल्टे जाते हुए दिखाई देते। वैसे उल्टा कोई ग्रह चलता नहीं है, ये सिर्फ एक रिलेटिव मोशन के कारण ऐसा प्रतीत होता है। तो वही हमारे अंदर एक बोल्डनेस ले आएगा। कोई अलग काम करने की जो जज्बा है ज्यादा उन लोगों में दिखाई देगा जिनके चार्ट में वक्री ग्रहों का बल ज्यादा दिखाई देगा। तो लग्न में ही 2 ग्रह वक्री बैठे हैं। तो शनि जैसे मैंने बताया पुष्य नक्षत्र का विंशोत्तरी ग्रह है और गुरु पुष्य नक्षत्र का वैदिक देवता है जो लग्न में ही विराजमान है। और अगर आप ध्यान से देखें गुरु को यहां बहुत अधिक बल मिल गया है। कारण गुरु और लग्नेश मंगल का ग्रह परिवर्तन हो गया, हाउस एक्सचेंज हो गया है। तो यहां गुरु को अब कोई भय नहीं है। वैसे भी गुरु मंगल के साथी माने जाते हैं, मित्र माने जाते हैं। मंगल गुरु के मित्र माने जाते हैं। लेकिन जब हाउस एक्सचेंज हो जाता है तो वो और अतिरिक्त जैसे लक्ष्मी योग या धन योग का निर्माण कर देता है, जब भी प्रथम और द्वितीय भाव के हाउस एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक हो गया। और क्या क्या मुख्य बिंदु हैं जो चार्ट में हम देख सकते हैं। ये तो आप जानते हैं कि नीलकंठ वर्णी का मुख्य जीवन जो सिद्धियां प्राप्त, वो सारा जीवन यात्रा या भारत भ्रमण से संबंधित रहा। पूरे भारत को पूर्व से लेकर दक्षिण तक, दक्षिण से लेकर पश्चिम तक, पश्चिम से लेकर उत्तर तक पूरा भारत बचपन छोटी आयु में ही घूम लिया। और ऐसे ऐसे कई माने ये यात्रा कोई सरल यात्रा नहीं थी। कोई दूसरा व्यक्ति घबरा जाए ऐसी ऐसी जगह, यानी जब अयोध्या के आसपास के क्षेत्र में जन्म हुआ था, अयोध्या प्रांत के ही लगा हुआ क्षेत्र था, वहां जन्म हुआ। तो जब घर का त्याग किया तो जो पहला पराक्रम इन्होंने दिखाया वो था सरयू नदी को पार करना। बाढ़ के समय पर उफनती सरयू नदी को पार कर दिया। तो इनके जीवन में कई ऐसे घटनाएं घटी। चाहे ऋषिकेश में एक आश्रम के किनारे जहां सिंह का भय था, जहां शेर का भय था, वहां पर उन्होंने बाहर ही रात्रि में विश्राम किया। और सिंह जैसा जीव को भी इन्होंने एकदम शांति से हैंडल कर दिया, क्योंकि उनके अंदर अंतर्मन में बाहर एकदम शांति रहती थी। कोई भी व्यक्ति कोई भी पशु भी उनके आसपास आता था, वो भी उस ऊर्जा को महसूस करता था और भीतर और बाहर से शांत हो जाता था। तो वो भी कहीं ना कहीं जो इस प्रकार की घटनाएं हमारे जीवन में आसपास घटती हैं, तो ये सबसे ज्यादा 4, 8, 12 भाव राशियों का बल होता है, या मोक्ष राशियां, चौथा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। और ज़ोडिएक की मोक्ष राशियां क्या है? कर्क, वृश्चिक और मीन। इनका बल विशेष रूप से कुछ ऐसी चीजें जो संसार नहीं समझ पा रहा है, उन पर अगर हमारा बस है तो ये मोक्ष राशियों का बल है। ठीक हो गया। जो सामान्य प्रक्रिया, प्रोटोकॉल, इन चीजों में बंधे हुए नहीं है, वो 4, 8, 12 के बल से बली है। ठीक हो गया। मुख्य लग्नेश मंगल
आध्यात्मिक वाणी भाव में बृहस्पति के परिवर्तन योग में स्थित है। तो यह बल अपने को प्राप्त हुआ। चार्ट में आप देखेंगे वृश्चिक वर्गोत्तम लग्न है, नवमांशा में चंद्रमा वृश्चिक राशि का है। तो जैसे कि हमने आप लोगों के साथ ये बातचीत बताई थी कि हम कुंडली जब विवेचना करेंगे महापुरुषों की, तो हम उनमें और भी कई चीजें ऐड करेंगे। शुरुआत हमने जब की तो केवल हम मुख्य चार्ट देख रहे थे, लेकिन अभी हमने जैसे वर्गोत्तम बल भी ऐड कर दिया और हमने सर्वष्टक वर्ग बल भी ऐड कर दिया, तो वो भी हमें थोड़ा थोड़ा समझना अभी शुरू हो गया होगा। तो हमने जब नवमांशा चार्ट देखा, नवमांशा में भी लग्न वृश्चिक ही आया तो वर्गोत्तम हो गया। तो ये बल बहुत, यानी जब हमारा मुख्य चार्ट और हमारा नवमांशा चार्ट एक ही बात बता रहा है तो हमारे जीवन में वो चीज हावी हो जाएगी। फिर वृश्चिक, वृश्चिक यानी एकांतवास, ठीक हो गया। और वहां वृश्चिक राशि का चंद्रमा भी है, यानी सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है? एकांतवास। कि कोई उनको, जैसे मैंने बोला कि ऋषिकेश में जब नीलकंठ वर्णी गए तो उनको वहां के महंत ने आश्रम के अंदर निवास करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा तो पूरा जगत ही मेरा निवास स्थान है, तो मैं कहीं ऐसे रुक नहीं सकता हूं। तो ये वाली जो भावना निकल कर आती वो कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि जो एकांतवास सबसे ज्यादा पसंद करती है, ठीक हो गया। आरूढ़ लग्न का लग्नेश शनि आत्मकारक होकर वृश्चिक राशि में बृहस्पति से राजयोग संबंध बना रहा है। ये बहुत विशेष बात है। हमने जैसे आरूढ़ लग्न भी शामिल किया। आरूढ़ लग्न का मतलब क्या होता है? जो भी व्यक्ति हमें बिल्कुल नहीं जानता है, बहुत कम उसने कभी सुना है कि हाँ, बहुत दूर कभी उसने सुना कि हाँ नीलकंठ वर्णी भगवान श्री स्वामीनारायण, उन्होंने ज्यादा नहीं पढ़ा है, तो उनके मन में जो पहली इंप्रेशन जाएगी वो आरूढ़ लग्न से जाएगी कि भाई यात्रा बहुत की उन्होंने, पूरा भारत भ्रमण किया। और तीसरा भाव कहीं ना कहीं पराक्रम को भी बताता है कि ऐसा नहीं कि भाई दबकर सामने वाले ने कुछ कहा तो हमने अपनी जगह बदल दी, नहीं। जहां निर्भीकता दिखाने की कोशिश, जहां बल जरूरत पड़ी, वहां पर सामने वाले कई ऐसे जो तांत्रिक थे उनको भी सदमार्ग दिखाने के लिए शक्ति दिखाई। तो और वो भी हम कहीं ना कहीं षष्ठम भाव से भी समझ सकते हैं। जब भी हमारे षष्ठम भाव में मेलेफिक प्लैनेट होते हैं, क्योंकि अपना अपना स्वभाव होता है। कई महापुरुष का अपना ये रहता है कि नहीं, मैं उनको अगर एक लेसन नहीं दूंगा, एक शिक्षा नहीं दूंगा, तो वो तो उस मार्ग पे चलते ही रहेंगे जो मार्ग ठीक नहीं है। तो ये ही नीलकंठ वर्णी का भी सोचना था कि भाई मुझे जाने को तो क्या, मैं चुपचाप भी जा सकता हूं, लेकिन इनको एक शिक्षा देकर जानी चाहिए कि अगर कोई आडंबर में विश्वास करने लगा है, कोई ऋणात्मक या तामसिक साधनाओं पर ज्यादा विश्वास करने लगा है, तो उनको सदमार्ग में लाने के लिए या शत्रुओं को परास्त करने के लिए छठे भाव का बल देखा जाता। तो छठा भाव यहां पर बहुत बली दिखाई देता है। मेष राशि का राहु, तो ये शत्रु हंता की तरह माना जाता है जब भी हम मेष राशि का राहु देखते हैं, ठीक हो गया। तो और क्या चीज है मुख्य रूप से? तीसरा भाव छोटी छोटी यात्राएं भी है, ये हमारी सांसारिक वाणी भी है। तो जो पहली दफा कोई सुनेगा तो वो क्या कह सकता है कि क्या उनके मन में विचार आ सकता है कि बोलने में बहुत माहिर है, इनके सामने कोई भी व्यक्ति शास्त्रार्थ करे, किसी भी प्रकार का डिस्कशन करे, तो वो तीसरे भाव का, क्योंकि सांसारिक वाणी विषय में भी अगर हमारा प्रभुता है, हमारा प्रभुत्व है, तो वो तीसरा भाव। और दूसरा भाव क्या होता है? आध्यात्मिक वाणी विषय। तो वहां तो लग्नेश मुख्य मंगल बैठा ही है, और सर्वस्तक वर्ग भी हम आगे बताएंगे। फिर आते हैं आरूढ़ लग्न का जो लग्नेश है शनि, वो आत्मकारक है। बोलते हैं अगर आत्मकारक ग्रह लग्न में बैठता है तो आत्मा की सिद्धि या आत्मा के विषय को पाने के लिए वो बहुत बढ़िया माना जाता है। जैमिनी ऋषि पद्धति अनुसार आप जानते हैं जो डिग्री वाइज सबसे ज्यादा डिग्री का प्लैनेट है वो आत्मकारक मानते हैं। और जैसे स्थिर कारक होते हैं
जैमिनी ऋषि ने वैसा नहीं माना था। उन्होंने कहा कि नहीं, डिग्री वाइज हम कारकत्व देखेंगे। तो अगर आत्मकारक का संबंध हमारे प्रथम भाव के साथ ही हो जाता है तो फिर ये बहुत बढ़िया माना जाता है। जैसे आमात्य कारक, आमात्य मतलब मिनिस्टर जो रिस्पॉन्सिबल है धन के लिए, लाभ के लिए। तो अगर आमात्य का संबंध डायरेक्टली इनडायरेक्टली दूसरे भाव से, 11वें भाव से हो जाए तो बहुत बढ़िया माना जाता है। इसी प्रकार से जो चर कारक हैं उसका स्थिर बल, आत्मा, प्रथम भाव से संबंध आ रहा है तो ये बहुत बढ़िया है आत्मिक शांति, आत्म तत्व को जानने के लिए। फिर कुंडली में 3 मुख्य वक्री ग्रह एकांत बल को बढ़ाते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर किसी चार्ट में आप वैसे देखेंगे कि भाई 2 ग्रह वक्री हैं, 3 ग्रह वक्री हैं या 4 ग्रह वक्री हैं, तो व्यक्ति स्वयं से निर्धारित करना पसंद करता है। ऐसा नहीं कि उनको सिखाने वाले हैं, नहीं हैं, फिर भी वो स्वयं से अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं जब भी हमारे चार्ट में वक्री ग्रह ज्यादा होते हैं। तो वक्री का मतलब बोल्ड एंड अलोन, ठीक हो गया, अकेले करना और बहुत ही स्वाभिमान और बहुत ही बल से करना। लग्न और चंद्र कुंडलियों से आध्यात्मिक और सांसारिक वाणी भाव के सर्वाष्टक वर्ग अंक सर्वाधिक हैं। चंद्र कुंडली यानी चंद्रमा को फर्स्ट मानकर अगर देखें तो ये चंद्र कुंडली का मतलब क्या होता है, जब हम अपने विषय को समझना चाहते हैं कि भाई समाज तो हमें क्या मान रहा है वो ठीक है, लेकिन हम कैसे एक्ट कर रहे हैं वो चंद्र कुंडली से देखा जाता है। तो नीलकंठ वर्णी भगवान श्री स्वामीनारायण कर्क राशि की तरह समाज में एक्ट करते थे। कर्क राशि यानी सभी, कर्क राशि का मतलब प्रजातंत्र, सबको साथ लेने की भावना। लेकिन इमेज जो जाएगी समाज में वो क्या जाएगी, लग्न से। इमेज क्या जा रही है, 8 नंबर। 8 नंबर यानी अगर आप उनसे बातचीत करेंगे तो सबको वो मिलाकर, उनका बहुत ही मिलनसार प्रवृत्ति है, लेकिन फिर भी वो ज्यादा देर तक एक जगह ठहरना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो किस प्रकार की इमेज बन रही है, वृश्चिक लग्न, एकांत। और अगर कहीं ऐसी जगह रहेंगे भी तो मुख्य विषय क्या रहेगा, एकांतवास या आध्यात्मिक यात्रा को चरम पर ले जाना, कुंडलिनी जागरण, ठीक हो गया, योग, मेडिटेशन। अगर कहीं रुकना भी है लंबे समय के लिए तो मुख्य विषय क्या रहेगा, 8वां भाव, 8वीं राशि, वृश्चिक राशि, ठीक हो गया। तो अगर हम चंद्र कुंडली से सर्वस्त्रक वर्ग पर बात करें तो देखें, चंद्रमा से दूसरा भाव क्या है, सिंह राशि, और यहां पर सर्वस्त्रक वर्ग बल कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, सर्वस्त्रक वर्ग बल यहां 34 आ रहा है। तो ये ध्यान रखना है, 34 जो लग्न से, माने अगर चंद्र कुंडली को फर्स्ट मान ले तो यहां से सेकंड गिन रहे हैं तो 34। और आपको याद होगा सर्वस्त्रक वर्ग में हम औसतन 25 भी आ जाए तो सेटिस्फैक्ट्री मान लेते हैं, 28 आ जाए तो हम उसको गुड मानते हैं, 30 आ जाए तो वेरी गुड, तो अबाउ 30 है तो फिर हम उसको वेरी वेरी गुड मान सकते हैं। तो दूसरा भाव यानी हमारी जो आध्यात्मिक विषय पर जो पकड़ है वो अगर हम चंद्र कुंडली से देख रहे हैं दूसरे भाव में, और चंद्र कुंडली कौन सा भाव बना है यह भी मायने रखता है कि हमारा चंद्र कुंडली कौन सा भाव बना है, भाग्य स्थान या धर्म भाव, हमारा मन वही है, भाग्य, धर्म, लंबी यात्रा, वहां से गिनेंगे दूसरा भाव तो सिंह राशि आती है। तो जब चंद्र कुंडली से दूसरा भाव सिंह राशि आती है तो व्यक्ति स्वयं, उसके मन में यह रहता है कि हां मैं उस विषय को राजा के समान जानता हूं, क्योंकि सिंह राशि का मतलब क्या होता है, मैंने बताया जो लग्नों में राजा है वो सिंह राशि, सर्वस्त्रक वर्ग 34। और यही चीज अगर हम लग्न से देखें, लग्न से दूसरा भाव 28, लग्न से तीसरा भाव 37, देख रहे हैं आप, दूसरा भाव और फिर तीसरा भाव। दूसरा भाव सांसारिक वाणी,
नॉट सांसारिक, दूसरा भाव जिसको हम बोलते हैं आध्यात्म, और तीसरा भाव संसार के लिए, जो हमारी फॉर्मल टॉक्स हैं, कोई प्रेजेंटेशन जो संसार के लिए है, वो तीसरे भाव का विषय। और जो हमारे आध्यात्म को बलि करने के लिए, जैसे कई दफा कई व्यक्ति प्रेजेंटेशन में बहुत वीक होते हैं, कोई इनको कन्विंस करना है किसी पब्लिक को, थोड़े कमजोर हैं, लेकिन अगर आप उनको वही विषय किसी धर्म के साथ जोड़कर कन्विंस करने के लिए कह दें, वो तुरंत समझा देंगे। संसार की टर्म्स या कहें बैंकिंग, प्रेजेंटेशंस, इकोनॉमिक्स, इन टर्म्स में किसी व्यक्ति को कन्विंस करना हो संसार की भाषा में, तो तीसरे भाव। और अगर संसार के विषयों के साथ साथ हम धर्म, आध्यात्म विषयों को, धर्म प्रवचन, उस विषय से भी कह दें, तो वो दूसरा भाव। तो समझ में आ रहा है? अगर कोई चार्ट आपने किसी महापुरुष का ऐसा पाया, जैसे श्री नीलकंठी वर्णी भगवान श्री स्वामीनारायण का है, तो इसका मतलब दूसरा भाव भी बलिए, तीसरा भाव भी बलिए। तो वो अपने आध्यात्मिक ज्ञान को संसार में किस प्रकार से उसको अप्लाई करना है, क्योंकि दूसरा भाव भी बलिए, अब तीसरा भाव भी बलिए। ऐसा नहीं कि वो मेरा अध्यात्म मैं केवल किसी आध्यात्मिक व्यक्ति को ही समझा सकता हूं, मेरा वो अध्यात्म मैं संसार का जो पूरी तरह संसार में रम गए उसको भी समझा सकता हूं। तो ये तो बहुत बड़ा बल है कि लग्न से भी दूसरा तीसरा भाव का सर्वष्टक वर्ग, और चंद्र से भी दूसरा और तीसरे भाव का सर्वष्टक वर्ग सबसे ज्यादा बली है। ये पॉइंट आपको समझ में आया? ठीक हो गया। और अगर आप इसको इंडिपेंडेंटली समझ लें कि भाई वैसे भी अगर हम सर्वष्टक वर्ग ओवरऑल नजर डालें कि भाई सर्वष्टक वर्ग में सबसे बली 11वां भाव, 11वां भाव हमारी सांसारिक इच्छा पूर्ति का भी होता है, और 11वां भाव एक बहुत बड़ा नेटवर्क भी जोड़ देता है। नीलकंठ वर्णी ने पूरे भारत की यात्रा बहुत ही कम आयु में कर ली, और उनकी जलाई हुई लौ आज एक बहुत बड़ा प्रकाश स्तंभ बन गया, जो पूरे विश्व को प्रकाश दिखा रहा है। ठीक हो गया? तो 11वां भाव नेटवर्किंग का भी है, हमारी सांसारिक इच्छा पूर्ति का है, और ये राशि किसकी है? बुद्ध की राशि है। और बुद्ध को पंचम भाव, ठीक हो गया, यानी जो हमारा अष्टांग योग साधना का स्वामी ग्रह है और जो हमारी इच्छा पूर्ति का स्वामी ग्रह है, दोनों होकर बुद्ध शुक्र और सूर्य के साथ बैठे हैं। ठीक हो गया? तो कहीं ना कहीं ये तीनों ग्रह, अगर आप इसको चंद्र कुंडली से देखेंगे तो ये नवम भाव है, और लग्न से देखेंगे तो ये पंचम भाव है। कहां का स्वामी होकर बैठा है बुद्ध? यहां इच्छा पूर्ति भाव का स्वामी होकर बैठा हो। तो जब हमारा इच्छा पूर्ति हमारे धर्म भाव से संबंध बना रहा है चंद्र कुंडली से, तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति कहीं ना कहीं धर्म से संबंधित इच्छा पूर्ति। समझ में आ रहा आपको? चंद्र से नवम, और ये हमारा लग्न का एकादशेष है। ठीक हो गया? द्वितीय लग्नेश केतु मोक्ष भाव द्वादश भाव में स्थित है। वैसे भी हम 12वें भाव का केतु मतलब मोक्ष यात्रा, अंतर्मुखी प्रवृत्ति के लिए सामान्यतः अच्छा मानते हैं। ठीक हो गया? जैसे जैसे आगे हम आयु बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हम बहुत बहुत ज्यादा अंतर्मुखी और ज्यादा अंतर्मुखी होना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया? और केतु डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कहते हैं अगर डायरेक्ट संबंध होता है गुरु और केतु का, तो हम उसको कहीं ना कहीं और नजदीक जोड़ देते हैं कि भाई मुक्ति को और ज्यादा प्रशस्त करना। तो अब यहां देख रहे हैं आप, केतु का गुरु के साथ संबंध आ रहा है।
केतु का जो सेकेंडरी लॉर्ड माना जाता है वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि स्वामी होकर केतु 12वें भाव में बैठे हैं। और 8वीं राशि ज़ोडिएक की जो मोक्ष राशि है, यहां पर जुपिटर स्वग्रही समान बैठे हुए हैं। ठीक हो रहा है? तो ये संबंध बली संबंध हो गया। मोक्ष भाव की दृष्टि से गुरु केतु संबंध बहुत अच्छा माना जाता है। कर्क राशि पुष्य नक्षत्र बृहस्पति से दृष्ट, चंद्रमा लंबी यात्रा धर्म भाव में स्थित है। ठीक हो गया? तो बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि से चंद्रमा पर नजर बनाए हुए है। ठीक हो गया? और चंद्रमा से भी गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, पंचम भाव हमारा अर्जित पुण्य होता है, पंचम भाव हमारा विवेक बुद्धि। तो चंद्र कुंडली से भी पंचम भाव में बृहस्पति का वर्चस्व है जो चंद्रमा पर नजर बनाए हुए, और लग्न से भी बृहस्पति का वही संबंध आ रहा है, पंचम और नवम। तो ये बृहस्पति के बल को और बढ़ा देता है चार्ट में। बृहस्पति का वैसे भी चार्ट में एजेंडा समझे, मतलब क्या करने के लिए बृहस्पति को रखा गया है। आध्यात्मिक वाणी भाव के स्वामी है, और पंचम भाव हमारा मंत्रों की सिद्धि, पंचम भाव हमारा कहीं ना कहीं वो जो ज्ञान है वो परिवार से हमें उसकी जो दिशा मिली परिवार से प्राप्त हुई, क्योंकि पंचम भाव परिवार से प्राप्त उस विषय को भी बताता है। तो परिवार में भी इस प्रकार का माहौल रहा, अध्यात्म को, धर्म चर्चा, इस प्रकार का विषय वैराग्य जैसा परिवार में ही रहा। तो और शुक्र यहां उच्च के बैठे हुए हैं, तो ये भी समझना जरूरी है कि जब भी शुक्र हमारा उच्च का होता है तो व्यक्ति चाहे कितना ही एकांत पसंद हो, लेकिन शुक्र उनको कभी भी वन में भी वस्तु की कमी नहीं होने देता। कहीं भी रहे नीलकंठ वर्णी स्वामी नारायण, उनको कभी भी वस्तु की कोई कमी नहीं हुई। ठीक हो गया? उच्च का शुक्र यानी हर प्रकार से जो जिसको हम बोलते हैं कि लक्ष्मी माना जाता है, शुक्र को महालक्ष्मी माना जाता है। और गुजरात जब पहुंचे भगवान श्री स्वामीनारायण, तो गुरु रूप में उनको स्वीकार किया, स्वामी रामानंद जी के शिष्य बने, और उसके बाद उन्होंने फिर अपनी जो भी उन्होंने सीखा था अपनी जीवन में उसको फिर आगे बांटने का काम किया। और आज हमारे सामने जो इतना बड़ा स्वामी नारायण संप्रदाय है जो पूरे विश्व को प्रकाश की लौ दिखा रहा है, इसका मुख्य कारण नीलकंठ वर्णी भगवान श्री स्वामीनारायण, और उनके चार्ट से हम सीख सकते हैं कि भाई किस प्रकार से वो इतना प्रकाश आध्यात्म का पूरे विश्व में फैल गया। तो आपको भी कभी भी इस प्रकार से कोई मोक्ष संबंध, अभी तक आपने ये जरूर सीख लिया होगा कि आध्यात्म को समझना है अगर, तो 4 8 12 राशियां और कुंडली का 4 8 12 भाव, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनके स्वामी डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी प्रकार से कंज्वाइन हो रहे हो तो जब तक की अच्छी पकड़ होती है मुक्ति पर, और मुक्ति प्रथम दृष्टा यानी संसार की दृष्टि से कई दफा महत्वपूर्ण दिखाई नहीं देता है, क्योंकि संसार में ज्यादातर लोगों की क्या सोच है कि भाई हमें तो संसार में ये मिल जाए, संसार की वस्तु मिल जाए। लेकिन जब कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो अध्यात्म में बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, तब हम देखते हैं 4 8 12 राशियों का क्या बल है। ठीक हो गया? और ये बात भी हमने कंसिडर कर ली। रिपु भाव में मेष राशि का राहु शत्रु हंत्रा बन जाता है, यानी सामने शत्रु है अगर तो उनसे बिल्कुल डरते नहीं है, निर्भीक होकर उसका मुकाबला करते हैं और सामने वाले शत्रु को हारना ही पड़ता है। तो कि जीवनी में जब आप पढ़ेंगे
नीलकंठवर्णी भगवान श्री स्वामी नारायण जी के बारे में, तो जब वो जहां अलग अलग गए, चैलेंजेस बहुत आए अलग अलग प्रकार से, लेकिन उन चैलेंजेस को स्वीकार किया कि नहीं, हम उसको मानते हैं, और सामने वाला अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो पाखंड फैलाता है, उसके पाखंड का विरोध भी करेंगे, या कहें उस पाखंडी को भी अपने प्रभाव से अपना बना लेंगे। तो ये बल नीलकंठवर्णी में था। तो ये सारी गुप्त रहस्य विद्याएं, ये कहीं ना कहीं 4, 8, 12 का विषय। और वैसे भी मैंने कई बार बताया, जब भी हम मोक्ष की बात करते हैं तो मोक्ष को जल के साथ जोड़ते हैं। ऐसे जातकों को जल के नजदीक रहना, जल संध्या, सुबह शाम जल के नजदीक जाके संध्या करना। अगर आप पढ़ेंगे नीलकंठवर्णी स्वामी नारायण जी के बारे में, त्रिकाल संध्या करते थे कि बस सुबह, दोपहर में और शाम में संध्या करना, और कोई ना कोई नदी क्षेत्र, झील का किनारा। तो वो जो जल वाली भावना आती है, वो मुक्ति की भावना पैदा करती है, और ऐसा हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है। कोई भी आप कोई ऐसा कर्म करते हैं, अगर वो किसी नदी, नहर के किनारे करते हैं, कोई भी इस प्रकार का पूजन, आध्यात्मिक कर्म, मुक्ति से संबंधित कोई कथा वाचन, तो उसका 1000 गुना फल होता है। तो अगर आप कभी संध्या, कोई ऐसा पूजन नदी किनारे, झील के किनारे, जल राशि बड़ी उसके किनारे करते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत बढ़िया होता है। ठीक हो गया। और जो खासकर मुक्ति के सीकर हैं, मोक्ष को समझना चाहते हैं, उसको नदी का किनारा समझना पड़ेगा। ठीक हो गया, क्योंकि हमें भी भव सागर से पार होना है, और ये मुक्ति संबंध उन्हीं लोगों के लिए। तो आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।